हेलो एवरीवन। सो ये है मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का ये मेरा टॉपिक था सेमिनार, जिसका टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। आज हम लोग इसकी फ़ाइल देखने वाले हैं। ये है मेरी फ़ाइल और हम लोग इसको देखेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट, तो जैसे कि ये हमारा सेमिनार है तो हमको इसमें क्या क्या लिखना होता है और कैसा मेरा टॉपिक था, कैसे मैंने इसको शो किया था, प्रेजेंट किया था, मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है रेटिनल डिटैचमेंट। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये है रेटिनल डिटैचमेंट और डिटैच्ड रेटिना इज अ सीरियस आई कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर विजन एंड कैन लीड टू ब्लाइंडनेस इफ नॉट ट्रीटेड। रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी डिजीज़ होती है, एक ऐसी आई कंडीशन होती है जिसमें कि जो रेटिना होता है वो अपनी लेयर से डिटैच हो जाता है। इसके कारण उस पर्सन को दिखाई देना बंद हो जाता है, पेन होता है, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। सेमिनार में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस लिखते हैं। इंसिडेंस मतलब कितने न्यू केसेस उस डिजीज़ के पाए जा रहे हैं पॉपुलेशन में, और प्रिवेलेंस मतलब कितने पुराने केसेस हैं, पुराने कितने सारे केसेस अभी तक मिले हैं। तो ये होता है इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। इससे पता चलता है कि डिजीज़ कितनी स्प्रेड हो रही है, कितनी वो हार्मफुल है, कितना पॉपुलेशन में वो स्प्रेड हो रही है। उसके बाद लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हम लोग 2 लिखते हैं। और फिर आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा डिजीज़ है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना जो कि हमारी आइज़ में होता है, इसीलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग रेटिना की लिखेंगे, मतलब हम आई की लिखेंगे। आई में हमारा रेटिना पार्ट ये वाली लेयर होता है, अंदर वाला पोर्शन। अगर यही पोर्शन इस लेयर से डिटैच होने लगे तो उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। हम लोग और चीज़ें भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे रेटिना डिटैच होगा, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, रेटिना का क्या फंक्शन होता है, क्या उसका फिजियोलॉजी होता है। ये है हमारा डायग्राम रेटिनल डिटैचमेंट का। पहले हमने बनाया था नॉर्मल आई, अब हमने बनाया है रेटिनल डिटैचमेंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो रेटिना है ये पूरा यहाँ पे चिपकी रहती है, लेकिन अब जो रेटिना है ये वो यहाँ से डिटैच हो चुकी है, मतलब अलग हो चुकी है। जैसे 2 चिपकी हुई लेयर है, वो अगर खुल जाए, उसके बीच में अगर कुछ फ्लूइड भर रहा हो या पस भर रहा हो, उसके कारण ये लेयर डिटैच हो रही है, डिटैच रेटिना। और फिर यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये हो गया है रेटिनल टियर, मतलब यहाँ से जो रेटिना है वो फट भी गई है। इसके कारण जो यहाँ का विट्रस ह्यूमर था वो इस जगह से अब इस रेटिना के यहाँ पीछे वाले पोर्शन में आ रहा है और यहाँ पे फिल हो रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उस पर्सन को दिखाई देगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताना। सो क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। पहला तो है रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजीनस मतलब इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ होल और टियर इन द सेंसरी रेटिना, allowing subretinal fluid to seep and separate the sensory retina from the retinal pigment epithelium. Regmatogenous retinal detachment क्या होता है? अगर रेटिना में कोई होल हो गया या फिर वो टेयर हो गया, मतलब फट गई रेटिना, अगर फट गई या होल हो गया, उसके कारण जो विट्रस ह्यूमर है वो अंदर से बाहर की मतलब क्या कहें, रेटिना की इस साइड से इस साइड पीछे साइड में आने लगेगा, तो यहाँ का फ्लूइड भरने लगेगा और धीरे धीरे करके रेटिना में प्रेशर डालेगा, जिसके कारण रेटिना खुलती जाएगी, डिटैच होती जाएगी। तो ये होता है रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट occurs when fibrovascular tissue caused by an injury, inflammation or neurovascularization pulls the sensory retina from the retinal pigment epithelium. इस टाइप में क्या होता है कि अगर किसी इंजरी के कारण, किसी इन्फ्लामेशन के कारण या फिर किसी न्यूरोवस्कुलराइजेशन के कारण अगर जो रेटिना है, इंजरी के कारण उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो रेटिना फिर डिटैच होने लगे, उस टाइप को हम लोग, ये सेकंड टाइप हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। थर्ड टाइप है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव मतलब होता ही है किसी इन्फ्लामेशन के कारण अगर पस वगैरह बन गया तो उसको हम लोग एक्सुडेट्स बोलते हैं। अगर पस वगैरह बन गया और रेटिना डिटैच हो रही है तो उसको हम लोग इस टाइप के अंदर मानते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। कैसे कोई डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, कैसे वो डिजीज बढ़ रही है, कैसा वो स्टार्टिंग में था, कैसे कैसे वो बढ़ के आगे हो रही है, उसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं।
ड्यू टू एनी ट्रॉमा और इंजरी, किसी भी ट्रॉमा या इंजरी के कारण लेड टू टेयर इन रेटिना, रेटिना ब्रेक हो जाएगी, फट जाएगी। विट्रस फ्लूइड सीप्स अंडर रेटिना एंड पील अवे लाइक अ बबल इन वॉलपेपर। विजन लॉस और ब्लाइंडनेस, रेटिना डिटैच हुई, विजन लॉस हुआ और ब्लाइंडनेस हुआ। देन हम देखेंगे इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी मतलब कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो इसका कॉज आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें एजिंग कॉज हो सकता है, हाई मायोपिया हो सकता है, अफेकिया आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, विट्रस ह्यूमर, विट्रस हेमरेज, यूवेराइटिस, मैक्युलर डिजेनरेशन, ट्यूमर इन फ्रंट और बिहाइंड द रेटिना। ये सब कॉजेज हो सकते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब होता है साइन और सिम्टम, क्या क्या हमको पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। तो वो क्या होगा, स्लोली और रैपिडली बट विदाउट पेन रेटिना डिटैच होने लगेगी। देन हम देखेंगे और डार्क स्पॉट्स कमिंग अक्रॉस विजन। डार्क स्पॉट जब वो पर्सन देखेगा तो उसके अंदर डार्क स्पॉट दिखाई देने लगेगा उसकी आंखों के सामने। फोटोप्सिया होगा, उसको ब्राइट लाइट से उसको वो अजीब सा इरिटेशन टाइप का होगा, ठीक है। ब्राइट फ्लैशेस से उसको अलग सा सेंसेशन फील होगा, ब्लड विजन होगा, स्लाइट फीलिंग ऑफ हैवीनेस होगा आईज में, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर भर रहा है तो उस पेशेंट को एक हैवीनेस फील होगा आंखों में। स्लाइटली लोअर और नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होगा, विजुअल फील्ड लॉस होगा उसका। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रेटिनल डिटैचमेंट एक पर्सन को है। तो पहला है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, दूसरा है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एकदम से आपको समझ में भी आ जाएगा। गोल्डमैन 3 मिरर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये सेमिनार जो है ना, हमने बहुत सारी बुक्स को रिसर्च करके फिर अलग अलग बुक्स से पॉइंट्स लेके हमने इसको लिखा है, तो आपको ये लिखने में समझने में बहुत ही ईजी होगा, हेल्पफुल होगा। देन है मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट का। पहला है फोटो कोएगुलेशन। फोटो कोएगुलेशन मतलब एन आर्गन लेजर बीम इज पास्ड थ्रू द प्यूपिल कॉजिंग अ स्मॉल बर्न एंड प्रोड्यूसिंग एक्सुडेट्स बिटवीन द पिगमेंट एपिथेलियम एंड रेटिना। एक लेजर बीम डाला जाता है प्यूपिल के थ्रू में, प्यूपिल के बीच से एक लेजर बीम को डाला जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, स्मॉल बर्न वगैरह वहां पे कॉज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी एक्सुडेट वगैरह है वो बाहर निकल सके। यूज ऑफ लेजर बीम टू कोएगुलेट एंड डिस्ट्रॉय और फ्यूज स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यू। ठीक है, लेजर बीम डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो बीम हाई एनर्जी की जो बीम होती है ना, उसके कारण जो भी स्मॉल एरिया है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो वापस से सील हो जाएंगे, या फिर जो भी डेड सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सब होता है फोटो कोएगुलेशन में। देन ये है हमारा फोटो कोएगुलेशन का डायग्राम, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो ये है लेजर बीम जो कि डायरेक्ट प्यूपिल को डायलेट किया जाता है दवाई डाल के, और जब प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो लेजर बीम डालते हैं जो कि सीधा रेटिना पे अटैक करती है। कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनाया जाता है पेशेंट को। लेजर सील्स ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स स्टॉपिंग फर्दर हैमरेज। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो लेजर क्या करेगा, वहाँ पे जो टिश्यू है जो वो उधर ब्रेक हो गया है, फट गई है, उसको लेजर बीम ना हील कर देगा, उसको जोड़ देगा। जैसे वेल्डिंग मशीन नहीं होती वैसे ये यहाँ पे एक लाइव टिश्यूज का वेल्डिंग मशीन मान लो इस लेजर को, तो वैसे वो सील कर देता है और फिर वहां से ताकि फर्दर हेमरेज ना हो सके। एबनॉर्मल यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जिसके कारण रप्चर हेमरेज हो रहा था। हेमरेज मतलब होता है ब्लड ब्लीडिंग को हम लोग हेमरेज करते हैं। ब्लीडिंग होगा तो भी रेटिना डिटैच होने लगेगी, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा, तो इसको करने के लिए फोटो कोएगुलेशन ट्रीटमेंट कराया जाता है। दूसरा होता है क्रायो सर्जरी। क्रायो मतलब बहुत ही ठंडा एक प्रोब होता है, उस ठंडे प्रोब से जहां कहीं भी वो टच होता है ना, वहां की वो जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाती है, किल हो जाती है। इसका यूज किया जाता है कैसे, अ सुपर कूल्ड प्रोब इज टच टू द स्क्लेरा कॉजिंग मिनिमल डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैरिंग द पिगमेंट एपिथेलियम अधर्स टू द रेटिना। क्रायोसर्जरी से क्या होता है, हम एक बहुत ही ठंडा मतलब बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा ठंडा एक प्रोब होता है, उसको जब हम लोग स्क्लेरा में टच करते हैं ना, थोड़ा सा भी टच करते हैं ना, तो जो भी डिटैच रेटिना है वो वहां से उधर की कुछ सेल्स वगैरह डैमेज होती हैं, उसके कारण वो जो स्क्लेरा है वो धीरे धीरे करके वहां पे रेटिना में अपने आप चिपकती जाती है।
तो ये होता है क्रायो सर्जरी। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोडायथर्मी। इलेक्ट्रोडायथर्मी होता है एन इलेक्ट्रोड नीडल इज पास्ड थ्रू द स्क्लेरा टू अलाउ सब रेटिनल फाइन फ्लूइड टू एस्केप एंड एक्सुडेट फ्रॉम द पिगमेंट एपिथेलियम एंड अदर्स टू द रेटिना। इलेक्ट्रोडायथर्मी होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड नीडल का यूज़ किया जाता है जो कि डायरेक्टली स्क्लेरा में पास होता है और जो भी रेटिना के पीछे फ्लूइड भरा है उसको वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। यहाँ पे फ्लूइड लिखा है, उसको वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोडायथर्मी प्रोसीजर। देन फोर्थ वन होता है हमारा विट्रेक्टॉमी। विट्रेक्टॉमी मतलब जो हमारा विट्रस ह्यूमर है उसको ही निकालना। इन दिस प्रोसीजर 1 to 4 mm incision are made at the pons plana space between the retina and ciliary body। जो रेटिना और सिलेरी बॉडी के बीच में ये जो स्पेस होता है ना, इसमें जो ये फ्लूइड भरा है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो क्या होता है, 1 incision is used to introduce fiber optic light source and the other is used to introduce instrument to aspirate vitreous, मैनिपुलेट टिश्यू और अप्लाई डायथर्मी और लेजर ट्रीटमेंट। एक साइड से हम लोग प्रोब को डालते हैं, एक साइड से हम लोग इंसीजन करते हैं, मतलब काटते हैं थोड़ा सा। उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर हम लोग फाइबर ऑप्टिक लाइट डालते हैं अंदर ताकि हमको अंदर का सीन दिख सके। और दूसरे एंड में क्या होता है, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जो कि विट्रस ह्यूमर को एस्पिरेट करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है, बाहर निकालता है। तो ये होता है विट्रेक्टॉमी में, मतलब विट्रस ह्यूमर को बाहर निकालना। अगर इंट्राक्यूलर प्रेशर बड़ा है, मतलब आईज के अंदर जो उसका फ्लूइड है वो अगर ज़्यादा है, उसको बाहर निकालेंगे तो आई में जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो कम होगा और रेटिना डिटैचमेंट के चांसेस भी कम होंगे। तो ये भी एक प्रोसीजर है। इस फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, कैसे हो रहा है प्रोसीजर। ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट मतलब इन्फ्यूजन। बी है, बी मतलब बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इज फेड इनटू द आई। बी ये जो है ना, हमारे आइज का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक साइड से हम निकाल रहे हैं, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे एक बी पॉइंट में एक ऐसे होता है जो कि सॉल्ट वगैरह को मेंटेन करके रखता है। तीसरा होता है इल्यूमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन बाय ऑप्थेल्मोस्कोप। जो हमारा ये सी है, हम लोग आइज के बाहर से ऑप्थेल्मोस्कोप लगा के देखते भी हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, अंदर सब क्या चल रहा है। और जो डी होता है विट्रस इज एस्पिरेटेड। डी हमारा ये सिरिंज है जिसके थ्रू विट्रस ह्यूमर को एस्पिरेट किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में दूसरा, पांचवा हमारा पॉइंट है स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल बकलिंग जो होता है, रीअटैचमेंट ऑफ द रेटिना इज अकम्प्लिश्ड बाय एस्पिरेटिंग द सब रेटिनल फिक्स्ड एंड फोर्सिंग द पिगमेंट एपिथेलियम क्लोजर टू द रेटिना। स्क्लेरल बकलिंग में ये होता है कि जो स्क्लेरा रेटिना से डिटैच, जो रेटिना स्क्लेरा से डिटैच हो रही है, जो ये दो लेयर हैं वो एक दूसरे से डिटैच हो रही हैं, तो वो जो रेटिना है उसको वो धक्का देगा। उसके धक्का देने से क्या होगा, स्क्लेरा से वो चिपकती जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है। न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी क्या होता है, न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी इट इन्वॉल्व एन इंट्राक्यूलर इंजेक्शन ऑफ एयर एंड एक्सपैंडेबल गैस सरफेस हेक्साफ्लोराइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन भी यूज करते हैं, उस इंजेक्शन में गैस भरी रहती है। हम लोग गैस को आई के अंदर डालते हैं, वो गैस पार्टिकल जो बबल होता है वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होता है तो जो भी उसका जो कहीं भी होल वगैरह है, हील जो भी ब्रेक वगैरह है, वहां पे वो जाके अटैच हो जाता है और उसके कारण जो हीलिंग है, जो रेटिना है, वहां से फ्लूइड उस साइड से विट्रस ह्यूमर रेटिना के क्या कहें अंदर से उसके पीछे साइड नहीं जा पाएगा। सो ये होता है न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी में। देन हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। हमारी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की, तो एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है रिलेटेड टू आई इंजरी, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, प्रमोटिंग बेड रेस्ट। ये हमारे डायग्नोसिस है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, केयर प्लान बनाएंगे। तो पहला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है सेल्फ केयर डेफिशिट रिलेटेड टू डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। इसके बाद हम गोल लिखेंगे, हमारा क्या मेन एम है, गोल है। उसके बाद हम लिखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, हमको क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो ये सारे नर्सिंग इंटरवेंशन लिखे हैं। हमारा केयर प्लान आप देख सकते हैं।
पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। सेकेंड हमारा डायग्नोसिस है फैटिक रिलेटेड टू इंक्रीज्ड डिजीज एक्टिविटी, इनएडिक्वेट स्लीप रेस्ट। गोल लिखेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन लिखेंगे और नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। तीसरी हमारा है, ये हमारा गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस। ये हमारा लास्ट में हमारा केयर प्लान बन गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब कैसे डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है, मतलब ठीक हो सकती है, कितना समय लेगी एक डिजीज जो है वो कितना टाइम लेगी ठीक होने के लिए। द अमाउंट ऑफ रिकवरी डिपेंड्स ऑन द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ डिटैचमेंट, मतलब जो रिकवरी है वो डिपेंड करेगी कि कब तक होगी, जितना उसका डिटैचमेंट होगा उतना ही रिकवरी भी डिपेंड करेगी। वेदर और नॉट द फोविया वॉज इन्वॉल्व इनिशियली, अगर उसमें फोविया इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी रिकवरी डिपेंड करती है। प्रॉम्प्ट सर्जरी इज यूजुअली सक्सेसफुल एट रिस्टोरिंग विजन, ऑल्दो डिटैचमेंट इन्वॉल्विंग द फोविया मे हैव रेसिडुअल विजुअल एक्टिविटी लॉस। अगर आइज का जो फोविया है वो इन्वॉल्व हो चुका है रेटिनल डिटैचमेंट में तो रिकवरी कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन विजुअल जो लॉस है वो बना ही रहेगा। सो ये होता है हमारा प्रोग्नोसिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के। देन है हमारा लास्ट में हेल्थ एजुकेशन और कंक्लूजन। सो ये सब था हमारा सेमिनार का टॉपिक। लास्ट में हम लोग लिख देंगे बिब्लियोग्राफी। सो मुझे तो इसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं। खैर इससे ज़्यादा तो वैसे देते ही नहीं है टीचर्स लोग, पर जो भी है बहुत ही ठीक था हमारा। हमने बहुत सारा रिसर्च करके इसे बनाया है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नर्सिंग गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।